हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी के लिए मैंने थ्योरी क्लासेस चला रखी है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है, इसमें से हम ये क्लासेस करने लग रहे हैं। आधुनिक काव्य खंड तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम गद्य हिंदी जो गद्य का पार्ट है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हिंदी गद्य का विकास आज हम करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। तो देखते हैं आज की क्लास, हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, अद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवल्यमाला नामक एक गद्य कृति की रचना की थी। तो कुवल्यमाला जो गद्य है ये किसका है? अद्योतन सूरी का। 778 ईस्वी में इसकी रचना इन्होंने की थी। 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास रोडा या रोड कवि ने राउल बेल नामक एक ठीक है गद्य की रचना की थी। राउल बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। ठीक है, पूछा जाता है ठीक है जो राउल बेल है ये कैसे काव्य है? तो कैसा है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो। राउल बेल जो है एक शिलांकित कृति है, ध्यान रखना आपको, यानी शिलाओं पर लिखी हुई है। हिंदी साहित्य में नक्सिक श्रृंगार परंपराकारम राउल बेल से ही माना जाता है। राउल बेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कितने? 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने की थी। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की रचना है। 12वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने ये रचना की थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ किसको माना है? ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को किस किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने। आगे है वर्ण रत्नाकर मैथिली कवि ज्योतिष ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिष ठाकुर की है। और ये कैसे कवि थे? मैथिली कवि थे। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। मैथिली हिंदी में रचित है गद्य की प्रथम रचना वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्व कोशात्मक है भी। ठीक है, ध्यान रखना है, विश्व कोशात्मक है। ठीक है, वर्ण रत्नात्मक का ढांचा। वह वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आधुनिक काल या 19वीं शताब्दी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। कौन कौन से? पहला राजस्थानी गद्य, फिर ब्रज भाषा का गद्य, फिर खड़ी बोली का गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना जाता है। ठीक है, जो हिंदी गद्य के 3 रूप है इनमें सबसे ज्यादा प्राचीन कौन माना जाता है? तो राजस्थानी गद्य माना जाता है भाई। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ था। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं देख लेते कौन कौन सी रचना और लेखक। ठीक है, धनपाल कथा 14वीं शताब्दी का है। तत्व विचार 14वीं शताब्दी का है। पृथ्वी चंद्र चरित्र या वाग्य विलास 1721 माणिक्य चंद्र सूरी जी की रचना है। पंचाख्यान ठीक है किसके 1847 में प्रकाशित फतेहराम वैरागी की रचना रहेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात जो है ये संवत 1400 ईस्वी यानी इस संवत 1400 ईस्वी 1343 ईस्वी से माना है भाई। संवत और ईस्वी आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 ईस्वी के आसपास किया था। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ की ब्रज भाषा गद्य की रचना है श्रृंगार रस मंडन। तो श्रृंगार रस मंडन काफी बार पूछी गई है, किसकी है? विठलनाथ की। और ब्रज भाषा की गद्य की रचना है ये। विठलनाथ की अन्य रचनाएं यमुनाष्टक, नवरत्न स्टिक भी है। यमुनाष्टक भी विठलनाथ की रचना है और नवरत्न स्टिक भी इन्हीं की रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ माने जाते हैं।
तो किन्होंने रचना लिखी थी? 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता काफी बार पेपर में पूछी गई है। इनके रचनाकार कौन है? गोसाई गोकुलनाथ है और ये विठल नाथ के पुत्र थे, यानी वल्लभाचार्य के पुत्र थे। आगे है, वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई है। इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है भाई अष्टयाम में। ठीक है, नाभादास ने लिखी थी 1600 संवत में। ओरछा नरेश महाराजा जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठ मणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रज भाषा गद्य में अघन महात्म्य, ठीक है, और वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी थी। ये आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। आगे है, सुरती मिश्र ने संवत 1767 ईस्वी में बेताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना लिखी थी। सुरती मिश्र ने लिखी थी भाई संवत 1767 में बेताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना। बेताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। बेताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बेताल पचीसी 1801 नाम से किया है। संवत 1852 में, ठीक है, 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। धनखोर के निवासी प्रिया दास ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा है। ठीक है, प्रियादास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सेवक चरित्र। ये राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित है प्रियादास। लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी में तथा माधव विलास 1817 ईस्वी नामक ब्रज भाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथों की भी रचना की है। माधव विलास ने 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है भैया। आगे है, माणिक लाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रज भाषा गद्य में रचना की। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिणी के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दखनी, दहलवी, जबान हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा है। दखनी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया जहां तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान कहा और कभी दखनी कहकर पुकारा। आगे दखनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? ख्वाजा बंदा नेवाज गेसु दराज है। 1318 से लेकर 1442 ईस्वी इनको माना जाता है। ठीक है, ख्वाजा बंदा नेवाज गेराज की प्रसिद्ध रचना मेराजुल आशकीन दखनी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। मेराजुल आशकीन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, दखनी गद्य की प्रथम पुस्तक है ये भाई। इनकी अन्य कृतियां हैं शिकारनामा, तुल वजीद, हिदायतनामा, रिसाला सहवारा या 12 मासा। आगे है, मीराजुल आस्किन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। ठीक है, कुतुब मुस्ती मुल्ला वजीह की प्रमुख रचना है। ठीक है, मुल्ला वजीह की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कुतुब मुस्ती है। मुल्ला वजीह ने सन 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की। पहले पूछा गया है भी ये ग्रंथ। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सबरस में तजुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक वृद्ध काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की है। आगे है, हुसैन अली खान ने सन 1838 ईस्वी में चार दरवेज का फारसी से दखनी में अनुवाद किया। चार दरवेज का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा चित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना
है भाई। चंद चंद वर्णन की महिमा किसकी है? गंग कवि की है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ इसी रचना से माना है। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोडी मिहरीवानु, हरिजी, दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की है। सोडी मिहरीवानु 1581 से 1640 ईस्वी तक विद्यमान थे। इन्होंने सचुसड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। तो सोडी मिहरीवानु की रचना कौन सी है? सचुसड पोथी। सोडी मिहरीवानु के पुत्र हरिजी ने 3 पुस्तकों की रचना की। कौन कौन सी है वो? सुस्मनी सैसरनामा यानी परमार्थ, दूसरी है गोसट गुरु मिहिर रिवानु तथा पोथी हरिजी। दयालु अनेमी 1675 से 1721 ईस्वी तक विद्वान थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अवगत उल्लास 1675 ईस्वी, अष्टावकर भाषा 1679 ईस्वी तथा गीता भाषा 1721 ईस्वी। आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फेजर, नलिन मोहन सान्याल प्रभृति विद्वान। आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिषी ग्रंथ की भी रचना की थी। संवत 1818 ईस्वी यानी 1761 ईस्वी में, ठीक है, पंडित दौलत राम ने हरिश्रेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 ईस्वी 1741 ईस्वी में रचित भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ लेखक गद्य स्वीकार किया। अभी काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछा गया है भाई। ये भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। मुंशी सदासुख लाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना तथा विष्णु पुराण के आधार पर की है। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं। कौन कौन से? मुंशी सदासुख लाल, नियाज, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल तथा सदल मिसर भाई। मुंशी सदासुख लाल, नियाज और इंसा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। ध्यान रखना है, फोर्ट विलियम कॉलेज से किस किस का संबंध नहीं है? नियाज का, सदासुख लाल नियाज का और इंसा अल्लाह खां का। मुंशी सदासुख लाल ने लिखा रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। क्या भी रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया? किसने कहा है? ये किसने लिखा है? मुंशी सदासुख लाल ने लिखा है। लल्लू लाल और सदल मिसर दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। लल्लू लाल और सदल मिसर जो जी थे, ये फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे भाई। मुंशी सदासुख लाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर खबूत वारिस है भाई। मुंशी सदासुख लाल की रचना, ये दोनों ही रचना काफी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में की थी। काफी बार पेपर में पूछी गई। रानी केतकी कहानी किसकी है? इंसा अल्लाह खान की है भाई। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो रानी केतकी कहानी है इसका दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित्र है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ था। इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की है। कौन सा वे शब्द? यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल न फूट गई। काफी महत्वपूर्ण है, पहले भी पूछी गई पंक्ति आई। किसकी है? इंसा अल्लाह खान की है। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है भाई। जो शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी वो कैसी है? हास्य प्रधान है। इंसा अल्लाह खान की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई, शैली मुहावरेदार और चलती है भाई। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। मौलिक लिखित क्या है? गद्य कथा है, ध्यान रखना है। इंसा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। कौन कौन से शब्द पूछे जाते हैं? पहला है बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की, गवारी अर्थात ब्रज भाषा, अवधी इत्यादि, और भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। तो इन तीनों
भाषाओं के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को भी। लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की, जो देखते हैं। ठीक है, लल्लू लाल जो जी हैं इन्होंने 11 पुस्तकों की रचना की है, देख लेते हैं। सिंहासन बत्तीसी 1801 में, बेताल पच्चीसी 1801 में, शकुंतला नाटक 1810 में, मोधनल 1801 में, राजनीति 1802 में, प्रेम सागर 1810 ईस्वी में, लतायत ए हिंदी 1810 ईस्वी में, ब्रज भाषा व्याकरण 1811 में, सभा विलास 1815 में, माधव विलास 1817 ईस्वी में, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी में भी। आगे है, लल्लू लाल का ब्रज भाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। ठीक है, जो लल्लू लाल जी है इनका ब्रज भाषा व्याकरण जो है ये इनकी मौलिक रचना है, और जो है ये अनुदित बताई गई है। इनकी एक ही रचना क्या है, मौलिक बताई गई है। लल्लू लाल की राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में है। ठीक है, ब्रज भाषा गद्य में कौन कौन सी है? राजनीति जो इनकी रचना है, माधव विलास और लाल चंद्रिका, तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में है। ठीक है, 3 ये रचनाएं जो है ब्रज भाषा में, और जितनी भी है वो सभी गद्य खड़ी बोली गद्य में है। लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रज भाषा गद्य में भी अनुवाद किया है, हितोपदेश की कहानियों का। लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखक की रचना का आधार लेकर लिखी गई निम्नलिखित है, तो कौन कौन सी है देख लेते हैं भाई। प्रेम सागर या नागरी दशम, चतुर्भुज मिश्र ने भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रज भाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। लाल चंद्रिका टीका में क्या है? बिहारी सतसई की टीका है ये। सिंहासन बत्तीसी में काजिम अली की सहायता से सुंदर दास के ब्रज भाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतरण है भाई, सिंहासन बत्तीसी में। बेताल पच्चीसी में क्या है? शिवदास रचित संस्कृत रचना के श्रुति मिश्र के ब्रज भाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतर है। लतायत ई हिंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। माधव विलास ब्रज भाषा में लिखा गया क्या है? एक चंपू काव्य है। भाषा कायदा ब्रज भाषा व्याकरण है भाई। आगे देखते हैं, लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते हैं, काफी बार पेपर में पूछा गया है। यामनी भाषा किसने कहा है उर्दू को? तो लल्लू लाल जी ने कहा है। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात भी कही है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है लल्लू लाल जी के विषय में, ठीक है, कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है और न संबंध विचारधारा के योग्य। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है लल्लू लाल जी के विषय में। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। लल्लू लाल ने लतायत ई हिंदी को बजुवान ई रेखता कहा है। ठीक है, लतायत ए हिंदी को क्या कहा है? बजुवान ई रेखता कहा है। सदल मिसर बिहार के आरा जिले के निवासी थे। सदल मिसर जी के विषय में देख लेते हैं, आरा जिले के निवासी थे ये। सदल मिसर की प्रमुख रचनाएं निम्न है। चंद्रावली या नासिकेत उपाख्यान काफी बार पूछी जाती है, 1803 में प्रकाशित हुई। रामचरित्र 1806 में, और हिंदी पर्शियन वाकेबुलरी 1803 में। आगे है, सदल मिसर ने चंद्रावली या नासिकेत उपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कंठोपनिषेद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछी गई है, ध्यान रखना है आपको। सदल मिसर ने रामचरित्र की रचना अध्यात्मक रामायण के आधार पर की है। सदल मिसर की भाषा पूर्वीपन के लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। तो डॉक्टर सुंदर दास ने देखते हैं किन क्रम में रखा है। पहले इंशाअल्लाह खां, निवास इनका पहले दिल्ली था, बाद में लखनऊ। सदल मिसर को निवास बिहार, जिला आरा, स्थान शाहबाद, घूघीडीहा। लल्लू लाल को निवास आगरा, सदा सुखलाल को निवास दिल्ली। तो इस क्रम में इन्होंने रखा श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, आगे है, महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। ठीक है भाई, महत्व की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा है। पहले सदा सुखलाल आएंगे, फिर इंशाअल्लाह खां, फिर लल्लू लाल, फिर सदल मिसर। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, इनका क्रम जरूर याद रखना है। फिर महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को
निम्नलिखित क्रम में रखा है। पहले सदा सुखलाल, फिर सदल मिश्र, फिर इंसान खां, फिर लल्लू लाल। तो आपको ये याद रखना भी रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, कौन से क्रम में रखा है, ठीक है, गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को, फिर बच्चन सिंह ने कैसे रखा, ऐसे आपको ये याद रखनी है, ठीक है। खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभाव की भाषिक विशेषता देख लेते हैं, ठीक है। 4 महानुभाव है, इनकी भाषिक विशेषता हम देखते हैं। मुंशी सदा सुखलाल संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा थी इनकी। इंशाअल्लाह खां चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा थी। लल्लू लाल जी की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली थी। सदल मिश्र पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली थी भाई इनकी। आगे है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वर्ष वेल्जली ने की थी। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट था। गिलक्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रमुख कृति, ठीक है, इनकी प्रमुख कृति कौन सी है? डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक एक ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियां मानते हैं। कौन कौन से? दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय है, ठीक है। जो गिलक्राइस्ट जी है, इनको हिंदुस्तानी शैली सबसे अधिक प्रिय है। इसे वे दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं किसने कहा है। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई थी। विलियम कैरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद सन 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम शीर्षक से किया था। किसने किया था भी? विलियम कैरे ने किया था बाइबल का हिंदी में अनुवाद। सन 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबल का हिंदी और उर्दू दोनों, ठीक है, दोनों भाषाओं में अनुवाद किया था। अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। रचनाकार है और उनकी रचनाएं हैं भाई। इनकी है दाऊद के गीत 1836। जॉन मेयोर इनकी है शास्त्र धारा 1846 ईस्वी। संत मत निरूपण 1848 ईस्वी। जे ए शर्मन की है दी पॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स रेंडर्ड इनटू उर्दू एंड हिंदी 1850 ईस्वी। फूलों का सर 1850। पोल का चरित्र 1852। वेदांत विचार 1853। ये जे एस शर्मन की रचना है। मार्स मैंने इनकी रचना देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास का अनुवाद 1839 ईस्वी। पंडित रतनलाल इनकी है कथासार 1839 ईस्वी। आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली में हिंदी गद्य में की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की थी, 1874 में प्रकाशित हुई थी और खड़ी बोली हिंदी गद्य की रचना है। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई थी, ठीक है। जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, इनके अत्यंत प्रयत्न से यानी अथक प्रयत्न से 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई। दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। जो स्वामी दयानंद जी थे और इनके अनुयायी थे, ये हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उतंत मार्दन का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ था। आगे उतंत मार्दन साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी भाई, ठीक है। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी और कलकत्ता से निकलती थी। उदंत मार्दन में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। खड़ी बोली का किस भाषा के नाम से उल्लेख है? तो मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख है। उदंत मार्दन के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई को भाई, ठीक है, पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र, हिंदी का पहला दैनिक पत्र है भाई ये, वो साप्ताहिक था। ये दैनिक का कौन सा है? दैनिक समाचार सुधा वर्षन श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला था। हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा? समाचार सुधा वर्षन। उतंत मार्दन क्या है? साप्ताहिक था भाई।
ठीक है, 1826 में निकला था, ये 1854 में निकला था भाई। ठीक है, कलकत्ता से ही निकला था। श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे, समाचार सुधावर्षण के। आगे देखते हैं प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र, संपादक, वर्ष, प्रकार और देखते हैं 1826 से 1867 ईस्वी तक जितने भी पत्रिकाएं निकले हैं देखते हैं, उनके संपादक देखते हैं। समाचार पत्र, संपादक, वर्ष, प्रकार और स्थान। उतन माटन जुगल किशोर का 1826 में प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक था और कलकत्ता से निकलता था। बंगदूत राजा राममोहन राय जी का था, 1829 में प्रकाशित हुआ, साप्ताहिक था, कलकत्ता से निकलता था। प्रजामित्र 1834 ईस्वी में प्रकाशित, साप्ताहिक था और कलकत्ता से निकलता था भाई। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह का था, 1845 में प्रकाशित हुआ, यह भी साप्ताहिक था, काशी से निकलता था। मार्तंड मोहम्मद नसरुद्दीन का था, 1846 में प्रकाशित, साप्ताहिक था और कलकत्ता से निकलता था। मालवा अखबार प्रेम नारायण इसके संपादक थे, 1849 में निकला, साप्ताहिक था और मालवा था भी। सुधाकर तारा मोहन मित्र 1850 में प्रकाशित, साप्ताहिक था और काशी से निकलता था। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदासुख लाल इसके संपादक थे। बुद्धि प्रकाश के 1852 में निकला था और साप्ताहिक पत्र था और आगरा से निकलता था। समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे, 1854 में प्रकाशित हुआ, यानी निकला है समाचार पत्र, ये दैनिक था और कलकत्ता से निकलता था भाई। ये भी प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे, 1855 में ये निकला था, आगरा से भाई। जगदीश दीप भास्कर मोहम्मद नसरुद्दीन 1846 में प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से निकलता था। लोकमित्र ईसाई मिशनरी इसके संपादक थे, 1863 में ये निकला था, कहां से, आगरा से भाई। अवध अखबार उर्दू का है भाई, ये लखनऊ से निकला था। ठीक है, ज्ञानदायिनी पत्रिका, ज्ञानदायिनी पत्रिका इसके संपादक थे नवीन चंद्र राय, 1867 में निकला था, मासिक था और पंजाब से निकलता था। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में निकली थी, बरेली से। वृतांत विलास 1867 में निकला था, मासिक था और जम्मू से निकलता था भाई ये पत्र। आगे देखते हैं बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में भी होता था। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने, ठीक है, सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था भाई। ठीक है, बनारस अखबार के विरोध में ही। मुंशी सदासुख लाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी भाई। ठीक है, नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी बुद्धि प्रकाश सदासुख लाल की पत्रिका। आगे है पंडित बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला। बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत था और उर्दू कालम का नाम आबेहात था। वे गासा दे तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। कहां थे भाई, पेरिस। तासी ने सन 1836 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की थी। तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे, जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। ठीक है, हिंदी को भद्दी बोली कौन कहते थे, गारसादे तासी, और ये उर्दू के समर्थक थे भाई। पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। जो नवीन चंद्र जी है ये पंजाब के थे, ठीक है, और हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना किसने की है, नवीन चंद्र राय ने की थी भी, लाहौर में ही। नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के सरदार राम फिलौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्ध हस्त लेखक माना है। ठीक है, तो ये आचार्य रामचंद्र जी की जितने भी कथन हो जाते हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए भी। ठीक है, सरदार राम फिलौरी की प्रमुख रचनाएं गद्य की जो वो देख लेते हैं। सत्यामृत परवा, ठीक है, गद्य में ही है। पद्य में आत्म चिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह और सतोपदेश, ये सरदार राम फिलौरी जी की रचनाएं थी भाई। सरदार राम फिलौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की भी रचना की है। तो ओम जय जगदीश हरे की रचना किसने की है, सरदार राम फिलौरी जी ने की है। ये प्रसिद्ध आरती है जो हमारे घरों में भी चलती है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 ईस्वी भारतेंदु के एक गुरु थे वे। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु जी के गुरु थे।
राजा शिव प्रसाद सिंह ने 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे। तो शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर, ठीक है, राजा शिव प्रसाद सिंह कब नियुक्त हुए थे? 1856 में। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी है देख लेते हैं। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा काफी बार पूछी गई है, इतिहास तिमिर नाशक ये भी पूछी गई है, मानक धर्मसार, वीर सिंह वृतांत, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयं बोध, विद्या अंकुर, भाषा का इतिहास एक लेख है, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिक्कों का उदय और अस्त। तो ये भाई राजा शिव प्रसाद सिंह जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है। इनमें से काफी रचनाएं पूछी गई है। राजा भोज का सपना, आलसी का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक ये काफी बार पूछी गई रचनाएं हैं राजा शिव प्रसाद सिंह की। आगे है, राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सावधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो गई। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है राजा शिव प्रसाद सिंह के विषय में। राजा शिव प्रसाद कृत गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। गुटका में राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 ईस्वी संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है। ठीक है, कालिदास के 3 ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। कौन कौन से? शकुंतला 1862, रघुवंश 1878, मेघदूत 1882। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में लिखा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं, उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं जो पेपर में पूछी जाती है भाई। ठीक है, संस्था स्थापना वर्ष इनका ईस्वी में है और संस्थापक ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी भाई। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में स्थापना हुई, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। पूछे जाती है ये किसने की थी? केशव चंद्र सेन के सहयोग से राजा डे आत्माराम और देवेंद्र नाथ ने की थी। वेद समाज, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने की थी भाई। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा बाई फूले ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 ईस्वी, इसके संस्थापक थे बलास्टवस्की एवं कर्नल अलकाट। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। रामकिशन मिश्र 1897 ईस्वी, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आज अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।